नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप स्टोरी टेलर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये डर और गहराता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। कहने को तो मैं एक मामूली ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन इन बड़े बड़े टायरों के पीछे जो जिंदगी दौड़ती है वो मामूली नहीं होती। आज मुझे इस लाइन में आए हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। इन 12 सालों में मैंने सड़कों को जितना जाना है उतना शायद ही किसी इंसान ने समझा हो। ये सड़कें सिर्फ डामर और पत्थर की नहीं होती, ये अपने अंदर हजारों कहानियां, राज और कभी कभी ऐसे खौफनाक सच दबाए रखती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मेरा इस लाइन में आना कोई शौक नहीं था, एक मजबूरी थी। हमारे बाबूजी यानी मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे। बड़ी इज्जत थी उनकी गांव में। वो हमेशा कहते थे, अर्जुन तू खूब पढ़ना, अफसर बनना। मैंने भी सपना देखा था फौज में जाने का, देश की सेवा करने का। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं 12वीं पास करके फौज की भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बाबूजी स्कूल से लौट रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। चोटें इतनी गहरी थी कि वो कई महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाए। कमर से नीचे का हिस्सा जैसे बेजान हो गया था। घर की सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लग गई। जो थोड़ा बहुत खेत था वो भी बिक गया। घर में मैं, मेरी माँ और एक छोटी बहन, 3 लोगों का पेट और बाबूजी की दवाइयों का भारी खर्च, मेरे कंधों पर सब कुछ एक साथ आ पड़ा। फौज का सपना कहीं धुंधला गया और आंखों के सामने सिर्फ एक सवाल था, अब आगे क्या। मैंने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन 12वीं पास को कौन सी बड़ी नौकरी मिलती है। एक किराने की दुकान पर काम मिला, लेकिन महीने के 5000 में घर चलाना नामुमकिन था। बाबूजी की आंखों में मुझे एक लाचारी दिखती थी, एक अफसोस की उनकी वजह से मेरे सपने टूट गए। मैं उनकी वो नजर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हमारे पड़ोस में एक सरदार जी रहते थे, बलबीर चाचा। उनके 4-5 ट्रक चलते थे। मैं अक्सर उनके ड्राइवरों को देखता था। हफ्तों हफ्तों तक घर से बाहर रहते, लेकिन जब लौटते तो जेब में अच्छी खासी रकम होती थी। एक दिन हिम्मत करके मैं इकबाल चाचा के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें अपनी सारी मजबूरी बताई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, पुत्र ये लाइन आसान नहीं है। घर परिवार से दूर दिन रात सड़क पर जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। मैंने कहा, चाचा जब परिवार भूखा हो और बाप बिस्तर पर लाचार पड़ा हो तो जान हथेली पर ही आ जाती है। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरी आंखों में शायद उन्हें मेरी मजबूरी दिख गई थी। उन्होंने मुझे अपने एक पुराने ड्राइवर के साथ खल्लासी, हेल्पर बनाकर भेज दिया। मेरा काम था ट्रक की देखरेख करना, माल चढ़ाने उतारने में मदद करना और ड्राइवर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करना। मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। शुरू के कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। शरीर पोड़ जाता था, नींद पूरी नहीं होती थी, घर की याद बहुत आती थी। लेकिन जब महीने के अंत में हाथ में 10,000 रुपए आते तो सारी थकान उतर जाती थी। मैंने धीरे धीरे ट्रक चलाना भी सीख लिया। उस्ताद अच्छे थे, उन्होंने मुझे ड्राइविंग के सारे दांव पेंच सिखा दिए। लगभग 2 साल की खल्लासी के बाद इकबाल चाचा ने मुझ पर भरोसा करके एक ट्रक की चाबी मेरे हाथ में थमा दी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैंने पहली बार खुद को एक जिम्मेदार इंसान महसूस किया था। उसी दौरान मेरी मुलाकात दीपक से हुई। वो मेरे ही गांव का लड़का था, उम्र में मुझसे 3-4 साल छोटा। उसके भी घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। वो मेरे पास काम मांगने आया। मुझे उसमें अपनी परछाई दिखी। मैंने उसे अपने साथ खल्लासी रख लिया। दीपक बहुत फुर्तीला और होशियार लड़का था। कब कौन सा औजार चाहिए, कहाँ गाड़ी रोकनी है, कहाँ चाय पानी का इंतजाम करना है, उसे सब पता रहता था। वो सिर्फ मेरा खल्लासी नहीं, छोटा भाई बन गया था। हम दोनों की जोड़ी जम गई थी। अब घर के हालात सुधरने लगे थे। बहन की शादी की चिंता कम हो गई थी और बाबूजी का इलाज भी ठीक से हो रहा था। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। इन 12 सालों में मैंने हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना छोड़ा हो जहां मैं माल लेकर ना गया हूं। मैंने हर तरह के रास्ते देखे थे, पहाड़ों के खतरनाक मोड़, रेगिस्तान की तपती सड़कें और घने जंगलों के बीच से गुजरते वीरान रास्ते। मुझे लगता था कि मैंने सड़कों के हर मिजाज को समझ लिया है, लेकिन मैं कितना गलत था इसका एहसास मुझे उस रात हुआ। ये बात आज से कोई 4 साल पुरानी होगी। हमें राजस्थान के सोनगढ़ से मार्बल का एक बड़ा कंसाइनमेंट लेकर गुजरात के वर्धापुर पोर्ट तक पहुंचाना था। माल एक्सपोर्ट होना था, इसलिए सेठ का सख्त आदेश था कि ट्रक किसी भी हाल में 3 दिन के अंदर पोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए। अगर माल लेट हुआ तो जहाज निकल जाएगा और सेठ को लाखों का नुकसान होगा। सेठ ने वादा किया था कि अगर माल समय पर पहुंच गया तो वो मुझे 10,000 रुपए का इनाम अलग से देगा। 10,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने सोचा कि इस बार बाबूजी के लिए वो व्हील चेयर ले ही लूंगा जिसके लिए वो कई दिनों से कह रहे थे। मैंने और दीपक ने ट्रक में माल लोड करवाया, सारे कागजात चेक किए और दोपहर करीब 2 बजे सोनगढ़ से निकल पड़े। सफर की शुरुआत तो अच्छी रही। ट्रक नया था और बढ़िया चल रहा
रहा था। हम दोनों बारी बारी से ट्रक चला रहे थे। रास्ते में हम पुराने गाने सुनते, गांव घर की बातें करते और आने वाले अच्छे दिनों के सपने देखते। दीपक कह रहा था, उस्ताद इस बार बख्शीश मिलते ही माँ के लिए एक साड़ी लूंगा। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। पहले दिन का सफर आराम से कट गया। हमने रात को एक जाने पहचाने ढाबे पर ट्रक रोका, खाना खाया और कुछ घंटे वही ट्रक में सो गए। अगली सुबह फिर से सफर शुरू हुआ। राजस्थान की सीमा पार करके हम गुजरात में दाखिल होने वाले थे। रास्ता लंबा था और हमें पता था कि अगर नॉर्मल हाईवे से गए तो समय पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। दूसरे दिन शाम ढल रही थी। हम गुजरात की सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर थे। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल रहा था। मैं ट्रक चला रहा था और दीपक मेरे बगल में बैठा ऊँघ रहा था। सड़कें खाली होने लगी थी। दूर दूर तक सिर्फ वीरान जमीन और कंठी झाड़ियां दिख रही थी। तभी दीपक की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए कहा, उस्ताद भूख लग रही है, कोई ढाबा देखकर रोक लो। मैंने कहा, हाँ दीपक, मुझे भी चाय की तलब हो रही है। आगे कोई अच्छा सा ढाबा देखते हैं, वहीं रुकेंगे। हम कुछ किलोमीटर और आगे बढ़े। हाईवे पर ढाबों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई भी ढाबा रुकने के लिए ठीक नहीं लग रहा था। कुछ ढाबों पर बहुत ज्यादा भीड़ थी तो कुछ बिल्कुल सुनसान पड़े थे। मैं एक ऐसा ढाबा चाहता था जहां शांति से बैठकर खाना खा सके और थोड़ा आराम भी कर सके। लगभग 20 किलोमीटर और चलने के बाद हाईवे से थोड़ी हटकर एक पुराना सा ढाबा नजर आया। उस पर एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था और ढाबा का बोर्ड लटका हुआ था। ढाबे के बाहर सिर्फ एक और ट्रक खड़ा था और कुछ चारपाइयां पड़ी थी। माहौल काफी शांत था। मैंने दीपक से कहा, यह जगह ठीक लग रही है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। दीपक ने भी सहमति में सिर हिलाया। मैंने ट्रक को धीरे से ढाबे के सामने पार्किंग में लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप स्टोरी टेलर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये डर और गहराता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। कहने को तो मैं एक मामूली ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन इन बड़े बड़े टायरों के पीछे जो जिंदगी दौड़ती है वो मामूली नहीं होती। आज मुझे इस लाइन में आए हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। इन 12 सालों में मैंने सड़कों को जितना जाना है उतना शायद ही किसी इंसान ने समझा हो। ये सड़कें सिर्फ डामर और पत्थर की नहीं होती। ये अपने अंदर हजारों कहानियां, राज और कभी कभी ऐसे खौफनाक सच दबाए रखती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मेरा इस लाइन में आना कोई शौक नहीं था, एक मजबूरी थी। हमारे बाबूजी यानी मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे। बड़ी इज्जत थी उनकी गांव में। वो हमेशा कहते थे, अर्जुन तू खूब पढ़ना, अफसर बनना। मैंने भी सपना देखा था फौज में जाने का, देश की सेवा करने का। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं 12वीं पास करके फौज की भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बाबूजी स्कूल से लौट रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। चोटें इतनी गहरी थी कि वो कई महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाए। कमर से नीचे का हिस्सा जैसे बेजान हो गया था। घर की सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लग गई। जो थोड़ा बहुत खेत था वो भी बिक गया। घर में मैं, मेरी माँ और एक छोटी बहन, 3 लोगों का पेट और बाबूजी की दवाइयों का भारी खर्च मेरे कंधों पर सब कुछ एक साथ आ पड़ा। फौज का सपना कहीं धुंधला गया और आंखों के सामने सिर्फ एक सवाल था, अब आगे क्या? मैंने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन 12वीं पास को कौन सी बड़ी नौकरी मिलती है। एक किराने की दुकान पर काम मिला, लेकिन महीने के 5000 में घर चलाना नामुमकिन था। बाबूजी की आंखों में मुझे एक लाचारी दिखती थी, एक अफसोस की उनकी वजह से मेरे सपने टूट गए। मैं उनकी वो नजर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हमारे पड़ोस में एक सरदार जी रहते थे, बलबीर चाचा। उनके 4-5 ट्रक चलते थे। मैं अक्सर उनके ड्राइवरों को देखता था। हफ्तों हफ्तों तक घर से बाहर रहते, लेकिन जब लौटते तो जेब में अच्छी खासी रकम होती थी। एक दिन हिम्मत करके मैं इकबाल चाचा के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें अपनी सारी मजबूरी बताई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, पुत्र ये लाइन आसान नहीं है। घर परिवार से दूर दिन रात सड़क पर जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। मैंने कहा, चाचा जब परिवार भूखा हो और बाप बिस्तर पर लाचार पड़ा हो तो जान हथेली पर ही आ जाती है। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरी आंखों में शायद उन्हें मेरी मजबूरी दिख गई थी। उन्होंने मुझे अपने एक पुराने ड्राइवर के साथ खल्लासी हेल्पर बनाकर भेज दिया। मेरा काम था ट्रक की देखरेख करना, माल चढ़ाने उतारने में मदद करना और ड्राइवर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करना। मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। शुरू के कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। शरीर पोड़ जाता था, नींद पूरी नहीं होती थी, घर की याद बहुत आती थी। लेकिन जब महीने के अंत में हाथ में 10,000 रुपए आते तो सारी थकान उतर जाती थी। मैंने धीरे धीरे ट्रक चलाना भी सीख लिया। उस्ताद अच्छे थे, उन्होंने मुझे ड्राइविंग के सारे दांव पेंच सिखा दिए। लगभग 2 साल की खल्लासी के बाद इकबाल चाचा ने मुझ पर भरोसा करके एक ट्रक की चाबी मेरे हाथ में थमा दी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैंने पहली बार खुद को एक जिम्मेदार इंसान महसूस किया था। उसी दौरान मेरी मुलाकात दीपक से हुई। वो मेरे ही गांव का लड़का था, उम्र में मुझसे 3-4 साल छोटा। उसके भी घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। वो मेरे पास काम मांगने आया। मुझे उसमें अपनी परछाई दिखी। मैंने उसे अपने साथ खल्लासी रख लिया। दीपक बहुत फुर्तीला और होशियार लड़का था। कब कौन सा औजार चाहिए, कहाँ गाड़ी रोकनी है,
कहाँ चाय पानी का इंतजाम करना है, उसे सब पता रहता था। वो सिर्फ मेरा खल्लासी नहीं, छोटा भाई बन गया था। हम दोनों की जोड़ी जम गई थी। अब घर के हालात सुधरने लगे थे। बहन की शादी की चिंता कम हो गई थी और बाबूजी का इलाज भी ठीक से हो रहा था। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। इन 12 सालों में मैंने हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना छोड़ा हो जहां मैं माल लेकर ना गया हूं। मैंने हर तरह के रास्ते देखे थे, पहाड़ों के खतरनाक मोड़, रेगिस्तान की तपती सड़कें और घने जंगलों के बीच से गुजरते वीरान रास्ते। मुझे लगता था कि मैंने सड़कों के हर मिजाज को समझ लिया है, लेकिन मैं कितना गलत था इसका एहसास मुझे उस रात हुआ। ये बात आज से कोई 4 साल पुरानी होगी। हमें राजस्थान के सोनगढ़ से मार्बल का एक बड़ा कंसाइनमेंट लेकर गुजरात के वर्धापुर पोर्ट तक पहुंचाना था। माल एक्सपोर्ट होना था, इसलिए सेठ का सख्त आदेश था कि ट्रक किसी भी हाल में 3 दिन के अंदर पोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए। अगर माल लेट हुआ तो जहाज निकल जाएगा और सेठ को लाखों का नुकसान होगा। सेठ ने वादा किया था कि अगर माल समय पर पहुंच गया तो वो मुझे 10,000 रुपए का इनाम अलग से देगा। 10,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने सोचा कि इस बार बाबूजी के लिए वो व्हील चेयर ले ही लूंगा जिसके लिए वो कई दिनों से कह रहे थे। मैंने और दीपक ने ट्रक में माल लोड करवाया, सारे कागजात चेक किए और दोपहर करीब 2 बजे सोनगढ़ से निकल पड़े। सफर की शुरुआत तो अच्छी रही। जैसे ही मैंने ट्रक बंद किया, एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों का शोर अब बहुत धीमा सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया से कटकर किसी अलग ही जगह आ गए हों। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी नमी भी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने हमें देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सिर हिलाकर आने का इशारा किया। हम एक चारपाई पर बैठ गए। एक छोटा लड़का जो शायद ढाबे पर काम करता था, हमारे पास पानी का जग और 2 गिलास रखकर चला गया। मैंने उससे खाने के लिए पूछा तो उसने बिना कुछ बोले एक मेन्यू कार्ड हमारी तरफ खिसका दिया। व्यवहार भी अजीब था, जैसे वो हमसे बात नहीं करना चाहता हो। मैंने और दीपक ने दाल फ्राई, जीरा राइस और रोटी का ऑर्डर दिया। हम इंतजार करने लगे। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। ढाबा काफी पुराना और जर्जर हालत में था। दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थी और कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जो दूसरा ट्रक पार्किंग में खड़ा था वो भी काफी पुराना लग रहा था। उसके टायर आधे जमीन में धंसे हुए थे और बॉडी पर जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से वहीं खड़ा हो। मुझे थोड़ा अजीब महसूस होने लगा। दीपक शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़ रहा था। उसने धीरे से कहा, उस्ताद, जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। खाना खाकर जल्दी निकलते हैं यहां से। मैंने कहा, हाँ दीपक, बस खाना आ जाए। तभी मेरी नजर उस दूसरे ट्रक के ड्राइवर पर पड़ी। वो ढाबे के एक कोने में बैठा था। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें गहरी और धंसी हुई थी। वो हमें ही घूर रहा था। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरे शरीर में हल्की सी कंपी दौड़ गई। वो नजरें सामान्य नहीं थी, उनमें एक खालीपन था, एक चेतावनी थी, या शायद कुछ और जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसकी नजरों से बचने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो अभी भी हमें ही देख रहा है। मेरा दिल बिना किसी कारण के जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे एहसास हो रहा था कि इस ढाबे पर रुकना शायद हमारी गलती थी। ये शांति नहीं थी, ये किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी, और हम उस तूफान के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे।
उसने अपनी नजरें पास में खड़े उस जंग लगे ट्रक पर टिका दी। एक लंबी खामोशी के बाद वे बोला, क्योंकि उस रास्ते की एक शर्त है, उस पर गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, कभी नहीं। और अगर किस्मत खराब हो और गाड़ी रुक भी जाए तो मदद के लिए किसी को आवाज मत देना। जो मिले जैसा मिले चुपचाप अपनी किस्मत मान लेना। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसी पहेली थी? और रही बात मेरी, उसने उस ट्रक की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे भी एक बार बहुत जल्दी थी तुम्हारी तरह, अब कोई जल्दी नहीं है, सालों से कोई जल्दी नहीं है। उसकी ये बात एक सीधे सीधे चेतावनी थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि ये आदमी या तो पागल है या नशे में है, या फिर हमें किसी खतरनाक जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन मेरा दिल, मेरा लालची दिल बार बार उन 10,000 रुपए के बारे में सोच रहा था। मैं बाबूजी को व्हीलचेयर पर बैठे हुए देख रहा था, उनके चेहरे की खुशी महसूस कर रहा था। तभी दीपक ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, रहने दो उस्ताद, नहीं चाहिए हमें कोई शॉर्टकट। हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। देर हो जाएगी तो सेठ की 4 बातें सुन लेंगे, लेकिन जान तो सलामत रहेगी। मुझे ही याद में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अजनबी ड्राइवर ने दीपक की बात सुनी और फिर से हंसने लगा। छोकरा समझदार है तेरा, उसने मुझसे कहा, लेकिन समझदारी पेट नहीं भरती ड्राइवर, दुनिया रफ्तार और पैसे से चलती है। खैर, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब उस पर चलना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो मुड़ा और धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। न उसने ढाबे वाले को पैसे दिए, न ही वो अपने ट्रक में बैठा। वो बस ढाबे के पीछे अंधेरे में कहीं गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब चारपाई पर मैं और दीपक अकेले थे। ढाबे का मालिक अभी भी काउंटर पर वैसे ही बैठा था, जैसे उसे इस पूरी बातचीत से कोई लेना देना ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, चचा, ये कौन था? ढाबे के मालिक ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज भी उतनी ही सूखी और बेजान थी जितनी उस ड्राइवर की। मुसाफिर था, यहां आते रहते हैं। और वो शॉर्टकट? मैंने पूछा। मालिक ने एक लंबी ठंडी सांस ली। रास्ते तो सब मंजिल तक ही जाते हैं बेटा, बस कुछ का सफर जल्दी खत्म हो जाता है। इतना कहकर वो फिर से चुप हो गया। अब फैसला मेरे हाथ में था। एक तरफ एक सीधा साफ हाईवे था जिस पर चलकर हम शायद लेट हो जाते, दूसरी तरफ एक रहस्यमयी शॉर्टकट था जो समय बचा सकता था, लेकिन जिसके साथ एक अनकही चेतावनी जुड़ी थी। दीपक मेरा चेहरा पढ़ रहा था। उस्ताद, मेरी बात मानो, चलो यहां से किसी और ढाबे पर रुकेंगे। ये जगह और ये लोग सब अजीब हैं। मैंने एक गहरा मंथन शुरू किया। क्या करूं? अगर मैं शॉर्टकट नहीं लेता हूं और लेट हो जाता हूं तो 10,000 का इनाम तो जाएगा ही। हो सकता है सेठ आगे से काम देना भी बंद कर दे। इकबाल चच्चा को क्या मुंह दिखाऊंगा? और बाबूजी की व्हीलचेयर। दूसरी तरफ अगर उस आदमी की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो जान है तो जहान है वाली कहावत मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और सुलगा ली। कश खींचते हुए मैं सोचने लगा, मैं कोई नया ड्राइवर नहीं था, 12 साल का तजुर्बा था मेरे पास। मैंने चोरों और लुटेरों का सामना किया था, खराब मौसम में गाड़ी चलाई थी, पुलिस वालों से भी निपटा था। एक कच्ची सड़क मेरा क्या बिगाड़ लेगी? हो सकता है वो ड्राइवर पागल हो, या शायद वो हमें डराकर लूटना चाहता हो, और जब हम नहीं डरे तो चला गया हो। और रही बात उस रास्ते की, तो हो सकता है वो सुनसान होने की वजह से बदनाम हो। मेरे अंदर का लालच और मेरा घमंड दोनों मेरे डर पर हावी हो रहे थे। मैंने खुद को समझाया, अर्जुन, तू डरपोक नहीं है, तू एक ड्राइवर है, तेरा काम है रास्ते नापना। अगर आज इस डर से पीछे हट गया तो जिंदगी भर खुद को कोसता रहेगा। मैंने आखिरी फैसला ले लिया। मैंने सिगरेट जमीन पर फेंकी और उसे जूते से मसल दिया। मैंने दीपक की तरफ देखा और एक दृढ़ आवाज में कहा, हम उसी रास्ते से जाएंगे। दीपक की आंखें फैल गई। नहीं उस्ताद, प्लीज मेरी बात मानो, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। तू बेकार में डर रहा है, वो साला शराबी होगा, बकवास करके चला गया। तू बस होशियार रहना, मैं सब संभाल लूंगा। चल पैसे दे और ट्रक में बैठ। मेरी आवाज में एक अधिकार था जिसे दीपक टाल नहीं सका। उसने उदास और डरे हुए मन से ढाबे वाले को पैसे दिए। ढाबे वाले ने पैसे लेते वक्त एक बार हमारी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दया थी या तिरस्कार, मैं समझ नहीं पाया। हम दोनों वापस अपने ट्रक की तरफ बढ़े। रात और गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दीपक भी चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं जानता था कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे यकीन था कि जब हम सुबह तक मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे तो वो खुद मुझे शुक्रिया कहेगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की दमदार आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। मैंने हेडलाइट्स जलाई और ट्रक को धीरे धीरे वापस हाईवे पर ले आया। अब हम फिर से हाईवे पर थे। यहाँ सब कुछ सामान्य था। गाड़ियां आ जा रही थी, दूर शहरों की रोशनियां टिमटिमा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद दीपक सही था, मुझे वो ख्याल छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। 15 किलोमीटर का सफर कब पूरा हुआ पता ही नहीं चला।
सामने एक हल्की सी चढ़ाई आई। जैसे ही हमारा ट्रक चढ़ाई के शिखर पर पहुंचा, मेरी नजरें दाईं तरफ कुछ खोजने लगी और तभी वो मुझे दिखा। हाईवे से सटकर एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का गेट। गेट के ऊपर एक बोर्ड था जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था, जो हेडलाइट की रोशनी में भी साफ नहीं पढ़ा जा रहा था। शायद औद्योगिक क्षेत्र जैसा कुछ था। बोर्ड के बगल से ही, जैसा उस आदमी ने बताया था, एक अंधेरा रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। वो रास्ता नहीं, एक अंधेरी गुफा का मुंह लग रहा था। चारों तरफ घनी झाड़ियां और पेड़ थे जिन्होंने उस रास्ते को लगभग छुपा रखा था। अगर कोई ध्यान न दे तो उसे पता भी ना चले कि यहां कोई रास्ता भी है। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और उसे सड़क के किनारे रोक लिया। यही वो जगह थी, फैसले की घड़ी। दीपक ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। उसने कांपती आवाज में आखिरी बार कहा, उस्ताद, सोच लो, यहां से वापस चल सकते हैं। मैंने एक लंबी सांस ली। सामने हाईवे पर गाड़ियां अपनी रोशनियां बिखेरती हुई अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जा रही थीं। वो एक जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया थी और मेरे दाएं तरफ एक अनजाना अंधेरा रास्ता था जो न जाने कहां जाता था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को घुमाया। ट्रक की हेडलाइट्स ने हाईवे को छोड़कर उस अंधेरे रास्ते को रोशन कर दिया। मैंने धीरे धीरे ट्रक को उस रास्ते पर उतार दिया। जैसे ही हमारे ट्रक के पहियों ने हाईवे की पक्की सड़क को छोड़कर उस कच्ची जमीन को छुआ, एक झटका सा लगा और उसी पल, जैसे किसी ने कोई दरवाजा बंद कर दिया हो, पीछे हाईवे का सारा शोर एक ही पल में ऐसे गायब हुआ जैसे किसी ने साउंड प्रूफ दरवाजा बंद कर दिया हो। अब सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की भारी गड़गड़ाती आवाज थी जो उस भयानक सन्नाटे को चीर रही थी। वो सन्नाटा भी अजीब था। उसमें न झिंगरों की आवाज थी, न हवा की सरसराहट। बस एक बोझिल भारी खामोशी। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी और ट्रक बुरी तरह हिल रहा था। कैबिन में रखे औजार और बर्तन आपस में टकराकर खनखनाने लगे थे। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ मजबूत थी, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। सड़क इतनी संकरी थी कि दोनों तरफ की घनी झाड़ियों और पेड़ों की डालियां ट्रक की बॉडी से टकरा रही थी, जिससे एक अजीब खरोंचने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें अपने पंजों से जकड़ रहा हो। दीपक अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठ गया था। उसने दोनों हाथों से डैशबोर्ड पकड़ रखा था और उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वो बस सामने देख रहा था, जहां हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे में एक छोटा सा गोला बना रही थी और उस गोले के आगे अथाह काला अंधेरा था। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। जबरदस्ती हंसते हुए कहा, देखा, थोड़ा खराब है रास्ता, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने कहा था ना, आगे पक्की सड़क मिलेगी। दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में गुस्सा और डर मिला हुआ था। वो नजर कह रही थी, मैंने मना किया था। मैं चुप हो गया। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। लगभग 2-3 किलोमीटर का ये नरक जैसा सफर तय करने के बाद अचानक एक चमत्कार हुआ। ट्रक का हिलना डुलना बंद हो गया। खरोचों की आवाजें रुक गईं। अब ट्रक मक्खन की तरह फिसल रहा था। मैंने हैरानी से नीचे देखा। कच्ची सड़क खत्म हो चुकी थी। अब हमारे टायरों के नीचे एक चिकनी काली पक्की सड़क थी। इतनी चिकनी और सपाट कि ऐसी सड़कें तो आजकल नेशनल हाईवे पर भी कम मिलती हैं। सड़क के दोनों ओर सफेद पट्टी भी बनी हुई थी जो रात में चमक रही थी। लेकिन ये देखकर मुझे राहत मिलने की बजाय मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। इस वीरान भुला दिए गए जंगल के बीच में ऐसी शानदार सड़क का क्या काम? इसे किसने और क्यों बनाया होगा? मैंने कहा, देख दीपक, सड़क आ गई। कहा था ना मैंने, अब देखना सुबह तक कैसे कांडला पहुंचते हैं। इस बार दीपक बोला। उसकी आवाज में कंबपी थी। उसने अपनी नजरें पास में खड़े उस जंग लगे ट्रक पर टिका दी। एक लंबी खामोशी के बाद वे बोला, क्योंकि उस रास्ते की एक शर्त है, उस पर गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, कभी नहीं। और अगर किस्मत खराब हो और गाड़ी रुक भी जाए तो मदद के लिए किसी को आवाज मत देना। जो मिले जैसा मिले, चुपचाप अपनी किस्मत मान लेना। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसी पहेली थी? और रही बात मेरी, उसने उस ट्रक की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे भी एक बार बहुत जल्दी थी तुम्हारी तरह। अब कोई जल्दी नहीं है, सालों से कोई जल्दी नहीं है। उसकी ये बात एक सीधे सीधे चेतावनी थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि ये आदमी या तो पागल है या नशे में है, या फिर हमें किसी खतरनाक जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन मेरा दिल, मेरा लालची दिल बार बार उन 10,000 रुपए के बारे में सोच रहा था। मैं बाबूजी को व्हीलचेयर पर बैठे हुए देख रहा था। उनके चेहरे की खुशी महसूस कर रहा था। तभी दीपक ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, रहने दो उस्ताद, नहीं चाहिए हमें कोई शॉर्टकट। हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। देर हो जाएगी तो सेठ की 4 बातें सुन लेंगे, लेकिन जान तो सलामत रहेगी। मुझे ही याद में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अजनबी ड्राइवर ने दीपक की बात सुनी और फिर से हंसने लगा। छोकरा समझदार है तेरा, उसने मुझसे कहा, लेकिन समझदारी पेट नहीं भरती ड्राइवर। दुनिया रफ्तार और पैसे से चलती है।
खैर, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब उस पर चलना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो मुड़ा और धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। न उसने ढाबे वाले को पैसे दिए, न ही वो अपने ट्रक में बैठा। वो बस ढाबे के पीछे अंधेरे में कहीं गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब चारपाई पर मैं और दीपक अकेले थे। ढाबे का मालिक अभी भी काउंटर पर वैसे ही बैठा था, जैसे उसे इस पूरी बातचीत से कोई लेना देना ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, चचा, ये कौन था? ढाबे के मालिक ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज भी उतनी ही सूखी और बेजान थी जितनी उस ड्राइवर की। मुसाफिर था, यहां आते रहते हैं। और वो शॉर्टकट? मैंने पूछा। मालिक ने एक लंबी ठंडी सांस ली। रास्ते तो सब मंजिल तक ही जाते हैं बेटा, बस कुछ का सफर जल्दी खत्म हो जाता है। इतना कहकर वो फिर से चुप हो गया। अब फैसला मेरे हाथ में था। एक तरफ एक सीधा साफ हाईवे था जिस पर चलकर हम शायद लेट हो जाते, दूसरी तरफ उस्ताद, ये सड़क ठीक नहीं है, कुछ तो बहुत अजीब है यहाँ। कोई सड़क क्यों बनाएगा? अरे अंग्रेजों के जमाने की है, बताया तो था उस आदमी ने, किसी फैक्ट्री के लिए बनाई होगी। मैंने दलील दी, लेकिन मेरी अपनी आवाज ही मुझे खोखली लग रही थी। अब ट्रक तेज रफ्तार से उस काली सड़क पर दौड़ रहा था। दोनों तरफ घने पेड़ एक काली दीवार की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अंतहीन सुरंग में चले जा रहे हों। मैंने अपनी नजरें सड़क पर टिका रखी थी, लेकिन मेरा दिमाग उस ढाबे वाले अजनबी की बातों में उलझा हुआ था। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, मदद के लिए आवाज मत देना। तभी दूर आसमान में मुझे कुछ दिखा। एक सीधी ऊंची आकृति जो पेड़ों से भी ऊपर तक गई थी और उसके सिरे से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। एक फैक्ट्री की चिमनी। मैंने दीपक का कंधा थपथपाया। वो देख, चिमनी, मतलब फैक्ट्री आसपास ही है। दीपक ने भी उस तरफ देखा। लेकिन उस्ताद, फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, उसने कहा था। फिर ये धुआं कैसा? ये सवाल मेरे दिमाग में भी कौंधा था। इतनी रात को एक बंद पड़ी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं क्यों निकलेगा? मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा, हो सकता है कोई गार्ड वगैरह रहता हो, सर्दी का मौसम है, आग जलाई होगी। लेकिन धुआं इतना घना और काला था कि वो किसी छोटी मोटी आग का नहीं लग रहा था। और सबसे अजीब बात, हवा में जलने की या धुएं की कोई गंध नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वो चिमनी और पास आती जा रही थी। अब सड़क के किनारे कुछ टूटी फूटी पुरानी इमारतों के खंडर भी दिखने लगे थे। शायद ये फैक्ट्री के गोदाम या मजदूरों के क्वार्टर रहे होंगे। उन खाली अंधेरी इमारतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आंखें हमें घूर रही हों। और तभी हमारी हेडलाइट्स की रोशनी में हमें वो दिखा। सड़क के किनारे हमसे कोई 100 मीटर आगे एक परछाई खड़ी थी, एक इंसानी परछाई। वो अपना हाथ हिला रहा था, लिफ्ट मांगने के अंदाज में। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए और ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई। इस वीरान सड़क पर आधी रात को एक इंसान। दीपक लगभग चीख पड़ा, उस्ताद नहीं, गाड़ी मत रोकना। याद है ना उस ड्राइवर ने क्या कहा था? गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज उस्ताद मत रोको। उसकी आवाज में जो दहशत थी, उसने मुझे भी एक पल के लिए रोक दिया। बात सही थी, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी जिसे हम नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने एक आदमी मदद मांग रहा था। मेरा जमीर मुझे उसे इस तरह छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने कहा, दीपक शांत हो जा, हो सकता है कोई बेचारा सच में फंसा हो, उसकी गाड़ी खराब हो गई हो। हम भी ड्राइवर हैं, किसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या पता कल हम ऐसी मुसीबत में हो। ये मुसीबत ही है उस्ताद, दीपक गिड़गिड़ाया। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, इस सड़क पर कोई इंसान नहीं मिलेगा, ये जाल है। चुप कर, मैं उस पर चिल्लाया। मेरे अपने डर को छुपाने का शायद यही एक तरीका था। मैं देख लूंगा, तू दरवाजे का लॉक लगा ले और चुपचाप बैठा रहे। मैंने दीपक की एक न सुनी और ट्रक को धीरे धीरे उस आदमी के पास ले जाकर रोक दिया। जैसे ही ट्रक रुका, इंजन की आवाज धीमी पड़ गई और वो भयानक सन्नाटा फिर से हम पर हावी हो गया। वो आदमी हमारी खिड़की के पास आया। वो एक नौजवान लड़का था, कोई 25-26 साल का, साफ सुथरे लेकिन पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए था, एक चेक वाली शर्ट और एक साधारण पार्ट। उसका चेहरा मासूम और घबराया हुआ लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब बहुत मेहरबानी होगी, मेरी मोटरसाइकिल आगे खराब हो गई है, यहाँ दूर दूर तक कोई मदद नहीं है। अगर आप आगे किसी गांव या ढाबे तक छोड़ देंगे तो जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। उसकी आवाज और उसके तरीके में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे शक हो। वो एक आम मुसीबत में फंसा हुआ लड़का लग रहा था। मेरा दिल पिघल गया। मुझे दीपक पर गुस्सा आया कि वो बेकार में ही डर रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाई, आ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ जाना है? बस आगे जो भी पहली बस्ती आए वहीं उतार दीजिएगा। उसने कृतज्ञता भरी आवाज में कहा, ठीक है बैठो। मैंने केबिन का लॉक खोला। वो लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और दीपक के बगल वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, ट्रक के अंदर की ठंड अचानक से बढ़ गई, एक बर्फीली ठंड जो सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। मैंने सोचा शायद दरवाजा खुलने से ऐसा हुआ होगा। लड़के ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया भाई साहब। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अकेले अकेले इस रास्ते पर हिम्मत है तुम्हारी?
मैंने बात शुरू करने के लिए कहा। जी वो मैं पास के गांव जा रहा था, किसी ने कहा था कि ये शॉर्टकट है तो आ गया, पता नहीं था कि इतना सुनसान होगा, उसने जवाब दिया। उसकी कहानी बिल्कुल हमारी तरह थी। अब हम तीनों चुपचाप उस सफर पर थे। दीपक अभी भी डरा हुआ था और दीवार से सटकर बैठा हुआ था, उस लड़के से ज्यादा दूरी बनाए हुए। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अब पूरी तरह से सड़क पर नहीं था। अचानक ट्रक का रेडियो जो बंद था अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक अजीब पुराने जमाने का गाना बजने लगा, जिसकी धुन पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। खड़खड़ाहट के साथ कोई औरत गा रही थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, गाना बंद हो गया और रेडियो फिर से खामोश हो गया। ये क्या था? दीपक ने कांपती आवाज में पूछा। अरे कुछ नहीं, पुराना ट्रक है, वायरिंग में दिक्कत होगी, मैंने बहाना बनाया। लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये सामान्य नहीं है। तभी डैशबोर्ड पर लगी सारी बत्तियां एक साथ झिलमिलाईं और एक पल के लिए बंद हो गई। पूरे कैबिन में घना अंधेरा छा गया, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी बाहर थी और फिर एक पल बाद बत्तियां वापस आ गई। मैंने घबराकर साइड वाले शीशे में देखा, जो कैबिन के अंदर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाता है, और जो मैंने देखा उससे मेरे हलक में कांटा आ गया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मुझे लड़के की सीट खाली दिखी। वो वहां नहीं था। मैंने दहशत में जोर से पलकें झपकी और सीधा उस लड़के की तरफ देखा। वो वहीं बैठा था। बाहर अंधेरे में देखते हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये मेरा वहम था या मैंने सच देखा था? मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे, पसीना मेरे माथे से बहकर आंखों में जा रहा था। मैंने हिम्मत करके उस लड़के से पूछा, भाई तुम इसी इलाके के हो? ये फैक्ट्री किस चीज की है? लड़के ने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, एक अजीब सी ठंडी चमक थी। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप गई। फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती भाई साहब, उसने कहा, बस यहाँ काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। उसका जवाब और उसकी मुस्कान दोनों ही मेरे सबसे बुरे डर को सच साबित। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। प्रेत ने अपना सिर दीपक की तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर एक घृणा का भाव आया। चुप रहो, वो गुर्राया। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि दीपक की आवाज उसके गले में ही अटक गई। और तभी एक और डरावनी घटना हुई। फैक्ट्री का वो विशाल जंग लगा हुआ लोहे का गेट, जो मोटी जंजीरों से बंद था, एक धीमी, दिल दहला देने वाली चरमराहट के साथ अपने आप अंदर की ओर खुलने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। गेट के खुलने से जो आवाज आ रही थी, वो किसी जानवर की दर्द भरी चीख जैसी थी। अंदर का नजारा और भी भयानक था। एक बड़ा सा वीरान आंगन, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी डरावनी इमारतें खड़ी थी। कुछ इमारतों की छतें ढह चुकी थीं, कुछ की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जो अंधेरे में खाली आंखों की तरह लग रहे थे। हर तरफ जंगली घास और झाड़ियां उगी हुई थी। देखो, तुम्हारा स्वागत हो रहा है, प्रेत फुसफुसा कर बोला। हमारे बाकी साथी तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। यहां बहुत अकेलापन है। उसने अपना पीला ठंडा हाथ बढ़ाया और दीपक का बाजू पकड़ लिया। आहा, आह! दीपक ऐसे चीखा जैसे उसे किसी ने आग लगा दी हो। छोड़ मुझे, मेरा हाथ जल रहा है उस्ताद, बचाओ! मैंने देखा जहां उस प्रेत ने दीपक को पकड़ा था, वहां से एक हल्का नीला धुआं निकल रहा था। दीपक का चेहरा दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखें बाहर की ओर उभर आई थीं। वो छटपटा रहा था, लेकिन उस प्रेत की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। कुछ ही पलों में दीपक की छटपटाहट धीमी पड़ गई। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई और उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। वो बेहोश हो गया था। दीपक को उस हालत में देखकर मेरे अंदर का सारा डर गुस्से में बदल गया। मेरा छोटा भाई, मेरा दीपक! मैंने आव देखा न ताव और अपनी पूरी ताकत से अपने दरवाजे पर कंधे से टक्कर मारनी शुरू कर दी। खोल दरवाजा हरामखोर, खोल! मैं चीख रहा था। प्रेत ने दीपक के बेजान हाथ को छोड़ दिया और मेरी तरफ मुड़ा। कहीं नहीं जा सकते अर्जुन। उसने मेरा नाम लिया। मेरा नाम! उसे मेरा नाम कैसे पता? मेरे शरीर में सहरन दौड़ गई। तुम्हारी किस्मत इसी फैक्ट्री की दीवारों पर लिखी जा चुकी है। मैं उसकी बात को अनसुना करके दरवाजे पर धक्के मारता रहा और तभी मुझे एक और झटका लगा। ट्रक, जो पूरी तरह से बंद था, अपने आप हिलने लगा। वो धीरे धीरे बिना किसी आवाज के उस खुले हुए गेट की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई चुंबक उसे अंदर खींच रहा हो। मैं स्टीयरिंग व्हील घुमाने की कोशिश कर रहा था, ब्रेक पर पैर मार रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ट्रक अब मेरे काबू में नहीं था, वो उस फैक्ट्री के काबू में था। प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसी पूरे कैबिन में, पूरे माहौल में गूंजने लगी। वो एक विजयी हंसी थी, एक शिकारी की हंसी जो अपने शिकार को जाल में फंसा चुका था। हमारा ट्रक
धीरे धीरे गेट को पार करके फैक्ट्री की उस वीरान आंगन के बीचों बीच पहुंच गया और वहां पहुंचते ही वो रुक गया। एक आखिरी झटके के साथ हेडलाइट्स भी बंद हो गईं। अब बाहर घना निगल जाने वाला अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की बीमार सी रोशनी टूटी हुई इमारतों पर पड़ रही थी, जिससे वे और भी डरावनी लग रही थी। मैं ट्रक में कैद था। मेरा ट्रक मेरा ताबूत बन चुका था। दीपक मेरे बगल में बेहोश पड़ा था और वो प्रेत अपनी सीट पर बैठा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। मैं बुरी तरह फंस चुका था। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी मेरी नजर बाहर गई। आंगन के चारों ओर जो अंधेरी इमारतें थीं, उनके टूटे हुए दरवाजों और खिड़कियों से परछाइयां बाहर निकल रही थीं। एक एक करके धीरे धीरे कुछ लंगड़ा कर चल रही थीं, कुछ घिसट रही थीं। वो हमारी ही तरह आदमियों की परछाइयां थीं, लेकिन उनकी चाल में कुछ भी इंसानी नहीं था। वो सब धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं। वो फैक्ट्री के बाकी मजदूर थे और वो अपने नए साथी का स्वागत करने आ रहे थे। ट्रक के बाहर अंधेरे में खड़ी वो परछाइयां धीरे धीरे करीब आ रही थीं। अब मैं उनके चेहरे तो नहीं, पर उनके हिलते डुलते शरीर देख सकता था। वो इंसानी शरीर थे, लेकिन उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। कोई लंगड़ा रहा था, जैसे उसका पैर टूटा हो। कोई अपनी कमर से झुका हुआ था और अपने हाथों को जमीन पर घसीट रहा था। एक परछाई तो ऐसी थी जिसका एक हाथ ही गायब था। वो सब हमारे ट्रक के चारों ओर आकर जमा हो गए, जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार को घेर लेते हैं। उन्होंने ट्रक पर हमला नहीं किया। वे बस बाहर खड़े हो गए और कांच के पार से अंदर झांकने लगे। दर्जनों आंखें, खाली भावहीन आंखें, जो हमें घूर रही थीं। कुछ ने अपने हाथ ट्रक के शीशों पर रख दिए। उनके हाथ पारदर्शी थे और जहां भी वे शीशे को छूते, वहां भाप जैसा एक चिकना रासायनिक पदार्थ जम जाता, जिससे एक सड़ी हुई केमिकल जैसी बदबू आने लगती। मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। मैंने कांपते हाथों से उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। बहुत ही धीमी चल रही थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसे झकझोरा, दीपक आंखें खोल, दीपक। लेकिन उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। यह सब मेरी वजह से हुआ था, मेरे लालच की वजह से। अगर आज दीपक को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अपराध बोध का एक भारी पत्थर मेरे सीने पर बैठ गया। उसे कुछ नहीं होगा, कैबिन में बैठी उस प्रेत आत्मा ने कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की हालत बता रहा हो। वो बस इस माहौल में ढल रहा है। जल्द ही वो हम में से एक होगा, तुम्हारी तरह। मैंने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। आखिर तुम लोग हो कौन? क्या चाहते हो हमसे? मैं चीखा। मेरी आवाज में अब डर से ज्यादा गुस्सा था। वो प्रेत मुस्कुराया, एक दुख भरी मुस्कान। हम वो हैं जिन्हें दुनिया भुला चुकी है। हम कालिया वासनी केमिकल्स के मजदूर हैं। उसने कैबिन के बाहर घूर रही एक परछाई की ओर इशारा किया। वो देखो, वो जो लगड़ा रहा है, वो सोहन है। उसकी बेटी की शादी थी अगले महीने। हमेशा हम सबको मिठाई खिलाने की बात करता था। उसने एक और परछाई की ओर इशारा किया। और वो जिसके चेहरे पर गड्ढे हैं, वो करीम चचा है। 5 वक्त का नमाजी था। कहता था रिटायर होकर हज पर जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वो एक राक्षस की तरह नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा की तरह बोल रहा था। इस फैक्ट्री के मालिक को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसे जल्दी थी। फैक्ट्री में एक रिएक्टर था जो कई महीनों से लीक कर रहा था। हम सब ने शिकायत की, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कहता था उन्हें ऑर्डर पूरा होने के बाद देखेंगे। वो रात कयामत की रात थी। रिएक्टर फट गया। उसकी आंखें दूर अंधेरे में देखने लगी, जैसे वो उस रात को फिर से जी रहा हो। एक जहरीली गैस पूरे प्लांट में फैल गई। अलार्म बजा, लेकिन बाहर जाने के सारे रास्ते मालिक ने बंद करवा रखे थे, ताकि कोई मजदूर काम छोड़कर भाग न जाए। हम सब अंदर फंस गए। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, दरवाजों को पीटते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। गैस हमारे फेफड़ों को जला रही थी। केमिकल हमारी चमड़ी को गला रहा था। हम एक दूसरे की आंखों में मौत का डर देखते हुए तड़प तड़प कर मर गए। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये कितना भयानक था। हम मरे नहीं अर्जुन, प्रेत ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। हमारी आत्माएं इसी फैक्ट्री की मिट्टी और केमिकल में कैद हो गईं। हमें मुक्ति नहीं मिली। हम आज भी यही काम करते हैं, एक कभी ना खत्म होने वाली शिफ्ट में। हमारा दर्द, हमारी तड़प कभी खत्म नहीं होती। तो तुम लोगों को मारकर क्या मिलता है? मैंने पूछा। अकेलापन बहुत बुरी चीज है अर्जुन, उसने उदासी से कहा। जब हम तुम जैसे लोगों को देखते हैं जो अपनी छोटी छोटी मंजिलों के लिए भागे जा रहे होते हो, तो हमें तुम पर तरस आता है।
उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूं लोक उजागर। प्रेत ने अपना सिर दीपक की तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर एक घृणा का भाव आया। चुप रहो, वो गुर्राया। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि दीपक की आवाज उसके गले में ही अटक गई। और तभी एक और डरावनी घटना हुई। फैक्ट्री का वो विशाल जंग लगा हुआ लोहे का गेट, जो मोटी जंजीरों से बंद था, एक धीमी, दिल दहला देने वाली चरमराहट के साथ अपने आप अंदर की ओर खुलने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। गेट के खुलने से जो आवाज आ रही थी, वो किसी जानवर की दर्द भरी चीख जैसी थी। अंदर का नजारा और भी भयानक था। एक बड़ा सा वीरान आंगन, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी डरावनी इमारतें खड़ी थीं। ये जिंदगी एक धोखा है। गरीबी, बीमारी, धूख, इसके सिवा कुछ नहीं है। हम तो बस तुम्हें इस धोखे से आजाद करते हैं। हम तुम्हें अपने परिवार में शामिल करते हैं। यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यहाँ हम सब एक हैं, हमेशा के लिए। उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। ये कोई शैतानी योजना नहीं थी। ये दर्द और अकेलेपन से उपजा एक पागलपन था। वे हमें मारना नहीं चाहते थे, वे हमें अपनाना चाहते थे। ये एहसास होते ही मेरे अंदर का डर एक अजीब सी हिम्मत में बदलने लगा। मैं मरना नहीं चाहता था, और मैं उनका परिवार तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। मुझे यहाँ से निकलना था, मुझे दीपक को बचाना था। लेकिन कैसे? ट्रक बंद था, दरवाजे जाम थे, और बाहर मौत का घेरा था। मैंने अपनी नजरें केबिन के अंदर दौड़ाई, एक एक चीज को ध्यान से देखने लगा। औजार सीट के नीचे रखे हैं, लेकिन उनसे इन प्रेतों का क्या बिगाड़ लूंगा? तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। डैशबोर्ड के एक कोने में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति माँ ने जबरदस्ती रखवाई थी जब मैंने पहली बार ट्रक चलाना शुरू किया था। कहती थी, बेटा ये संकट मोचन है, हमेशा तेरे साथ रहेंगे। मैं ज्यादा पूजा पाठ वाला इंसान नहीं था, मेरे लिए वो बस एक सजावट की चीज थी। लेकिन आज इस भयानक अंधेरे में वो सिंदूरी मूर्ति मुझे उम्मीद की एक किरण की तरह लगी। संकट मोचन, इससे बड़ा संकट मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। तभी मेरे दिमाग में एक और बात कौन थी, उस ढाबे वाले अजनबी की चेतावनी, अगर गाड़ी रुक भी जाए तो मदद के लिए किसी को आवाज मत देना। उसने ये नहीं कहा था कि गाड़ी से उतरना नहीं, उसने कहा था मदद मांगना नहीं। शायद मतलब ये था कि अपनी मदद खुद करनी होगी। एक योजना मेरे दिमाग में आकार लेने लगी। ये एक पागलपन भरी योजना थी, जिसके सफल होने की उम्मीद ना के बराबर थी। पर कोशिश ना करने का मतलब था हार मान लेना। मुझे दो काम करने थे। पहला, केबिन के अंदर इस प्रेत से निपटना। दूसरा, ट्रक को यहाँ से बाहर निकालना। दूसरा काम ज्यादा मुश्किल था। इंजन बंद था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि फैक्ट्री का आंगन जहां हम खड़े थे, गेट की तरफ हल्की सी ढलान पर था। ज्यादा नहीं, पर शायद इतनी ढलान थी कि अगर मैं ब्रेक रिलीज कर दूं तो ट्रक अपने वजन से लुढ़कने लगे। ये एक जुआ था, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब सवाल था पहले काम का, इस प्रेत से कैसे निपटूं। मेरी नजर फिर से हनुमान जी की मूर्ति पर गई। शायद यही मेरा एकमात्र हथियार था। बाहर खड़ी परछाइयां अब बेचैन होने लगी थी। वो अब सिर्फ घूर नहीं रही थी, बल्कि एक साथ धीमी दर्द भरी आवाज में करहा रही थी। वो आवाजें मिलकर एक भयानक कोरस बना रही थी, जो कानों को फाड़ रहा था। अंदर बैठा प्रेत मेरी तरफ मुड़ा। शायद उसने मेरे चेहरे पर बदलते भाव पढ़ लिए थे। उसके चेहरे पर फिर से वही ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है तुम तैयार हो अर्जुन, उसने कहा। चिंता मत करो, शुरू में थोड़ा दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पहली शिफ्ट अब शुरू होने वाली है। उसने अपना पारदर्शी पीला हाथ मेरी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, वही हाथ जिसने दीपक को छुआ था। मैंने हार मानने का नाटक किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर नीचे झुका लिया, जैसे मैंने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। लेकिन मेरी पूरी चेतना, मेरी पूरी शक्ति मेरे दाहिने हाथ में सिमट आई थी। मैं धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, अपना हाथ डैशबोर्ड की तरफ बढ़ा रहा था। प्रेत का हाथ मेरे चेहरे के करीब आता जा रहा था। मुझे उस हाथ से निकलती सड़ी हुई केमिकल की बदबू महसूस हो रही थी। वो बर्फीली ठंड मेरे रोए खड़े कर रही थी। बस कुछ इंच और, मेरी उंगलियों ने उस ठंडी धातु की मूर्ति को छुआ। तैयार हो जाओ अर्जुन। जैसे ही प्रेत का हाथ मेरे गाल को छूने वाला था, मैंने अपनी पूरी ताकत से उस मूर्ति को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मेरी मुट्ठी में बंद हनुमान जी की मूर्ति उस प्रेत के चेहरे से टकराई, एक कान फाड़ देने वाली या मानवीय चीख से ट्रक का केबिन गूंज उठा। ये दर्द की चीख थी, ऐसी तकलीफ की चीख जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ तेजाब फेंक दिया हो। प्रेत का शरीर एक झटके से पीछे की ओर गया। वो अपनी सीट पर
बाहर के प्रेत पागलों की तरह ट्रक पे चिपके हुए थे। उनके भयानक चेहरे शीशे से सटे हुए थे। अंदर वाला प्रेत मेरे पलटवार से बौखलाकर अपनी पूरी ताकत से मेरी तरफ झपटा और उसी पल हमारे ट्रक के अगले पहियों ने फैक्ट्री की सीमा को पार किया और बाहर की कच्ची सड़क को छुआ। जैसे ही हमने वो दहलीज पार की, एक चमत्कार हुआ। एक अनदेखी ताकत का जोरदार झटका लगा और केबिन के अंदर मौजूद प्रेत पीछे की ओर फेंका गया। वो ट्रक के पिछले शीशे से टकराया और एक दर्दनाक चीख के साथ उसकी आकृति धुएं में बदलने लगी। वो फैक्ट्री की सीमा से बाहर नहीं जा सकता था। और एक और चमत्कार हुआ, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। ट्रक के डैशबोर्ड की सारी बत्तियां एक साथ जल उठी। हेडलाइट्स अपने आप जल गईं और उनकी तेज रोशनी ने उस अंधेरी कच्ची सड़क को रोशन कर दिया। और फिर घर्र की आवाज के साथ ट्रक का इंजन, जो पूरी तरह से मर चुका था, अपने आप स्टार्ट हो गया। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने फौरन क्लच दबाया, पहला गियर लगाया और एक्सीलरेटर को जमीन से सटा दिया। इंजन पूरी ताकत से दहाड़ा और ट्रक एक झटके के साथ आगे की ओर भागा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, फैक्ट्री का विशाल गेट अपने आप बंद हो रहा था और गेट के अंदर वो सारी प्रेत आत्माएं खड़ी थी, हमें जाते हुए देख रही थी। हमारा पीछा करने की बजाय वो बस खड़ी थी, जैसे वो एक अदृश्य दीवार सी बंधी हो। एक पल के लिए मुझे उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी दिखी, जैसे उनका खिलौना उनसे छिन गया हो। फिर वो सब अंधेरे में विलीन हो गए। मैंने अपनी नजरें सामने सड़क पर गड़ा दी। ट्रक अब उस कच्ची उबड़ खाबड़ सड़क पर तूफान की रफ्तार से भाग रहा था। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने बगल में देखा, दीपक, वो धीरे धीरे हिल रहा था। उसने आंखें खोली और दर्द से कराहते हुए पूछा, उस्ताद क्या हुआ, हम कहाँ हैं? उसकी आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। तो ठीक है दीपक, मैंने कहा। मेरी अपनी आवाज भावनाओं के बोझ से भारी थी। हम वहां से निकल आए। हम निकल आए थे, लेकिन हम अभी तक सुरक्षित नहीं थे। हम अभी भी उसी भयानक अनजाने रास्ते पर थे। हाईवे अभी भी मीलों दूर था। हमारे पीछे मौत थी और आगे एक लंबा अंधेरा और अनजाना सफर। ट्रक उस उबड़ खाबड़ अंधेरे रास्ते पर किसी घायल जानवर की तरह भाग रहा था। मैं अंधाधुंध एक्सीलरेटर दबा रहा था। मेरी एक ही ख्वाहिश थी, इस जहन्नम से बस दूर निकल जाना। हर मोड़ पर, हर झाड़ी की परछाई में मुझे लगता कि वो प्रेत हमारा पीछा कर रहे हैं। मेरे कान में अब भी उनकी दर्द भरी चीखें और फैक्ट्री की मशीनों की भयानक आवाजें गूंज रही थी। दीपक अब पूरी तरह होश में आ चुका था। वो चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें सामने अंधेरे में गड़ी थीं, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, उस्ताद, वो सब क्या था? क्या वो सच था या कोई बुरा सपना? मैंने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। वो सच था दीपक, मैंने कहा, एकदम सच। और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस प्रेत का बदलना, उसका फैक्ट्री का राज बताना, दीपक पर उसका हमला और कैसे मैंने हनुमान जी की मूर्ति से उसका सामना किया। मेरी बात सुनकर दीपक की आंखों में फिर से वही दहशत लौट आई। उसने बताया कि जब उस प्रेत ने उसका हाथ पकड़ा था तो उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बर्फीली सुइयां उसके शरीर में चुभ गई हों। उसकी सारी ताकत खिंच गई थी। उसने बताया, उस्ताद, मैं बेहोश नहीं था, मैं सब देख और सुन सकता था, लेकिन मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा हूं। मुझे डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था, अब तुम यही काम करोगे हमेशा के लिए। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम मौत के मुंह से नहीं, बल्कि एक जीती जागती कब्र से वापस आए थे। एक ऐसी कब्र जहां आत्माएं हमेशा के लिए काम करने को मजबूर थीं। अब हम दोनों चुप थे। कहने सुनने को कुछ बचा नहीं था। हम बस एक दूसरे के डर को, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। वो सफर शायद कुछ ही घंटों का रहा होगा, लेकिन हमें सदियां बीत जाने जैसा महसूस हो रहा था। हर पल एक बोझ था। और फिर घंटों की उस अंतहीन यात्रा के बाद हमें दूर कुछ दिखा, टिमटिमाती हुई रोशनियां, हाईवे की रोशनियां। वो रोशनियां देखकर ऐसा लगा जैसे किसी डूबते हुए इंसान को किनारा दिख गया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, गाड़ियों के हॉर्न की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें जो कभी मुझे शोर लगती थी, आज संगीत की तरह लग रही थी। और फिर वो पल आया। हमारे ट्रक के पहियों ने उस मनहूस कच्ची सड़क को छोड़ा और हाईवे की चिकनी डामर को छुआ। और उस एक पल में जैसे सारा बोझ उतर गया। हमारे आसपास गाड़ियां अपनी तेज रफ्तार से गुजर रही थीं। दुनिया अपनी सामान्य गति से चल रही थी। हम उस प्रेत बाधित दुनिया से निकलकर वापस इंसानों की दुनिया में लौट आए थे। मैंने हाईवे पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक बड़ा जगमगाता हुआ ढाबा देखा। वहां कई ट्रक खड़े थे। लोग खा पी रहे थे, हंस बोल रहे थे। मैंने ट्रक को एक किनारे पर लगाया और इंजन बंद कर दिया।
हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। हम दोनों ही बुरी तरह कांप रहे थे। चल, मैंने कहा, एक चाय पीते हैं। हम ट्रक से उतरे। जमीन पर पैर रखते हुए मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम सुरक्षित हैं। हम ढाबे की एक टेबल पर बैठ गए और 2 स्पेशल चाय का ऑर्डर दिया। हमारे हाथ इतने कांप रहे थे कि हम कप ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। हम कुछ बोले नहीं, बस उस भीड़ को, उस रोशनी को, उस जिंदगी को देखते रहे जिसकी कीमत आज हमें समझ में आई थी। मेरी नजर अपनी जेब पर गई जिसमें सेठ से मिलने वाले 10,000 की इनाम का ख्याल था। उस ख्याल से मुझे घिन आने लगी। उस कागज के चंद टुकड़ों के लिए मैंने अपनी और अपने भाई जैसे दोस्त की जान दांव पर लगा दी। नहीं चाहिए थे मुझे वो पैसे। मैंने फैसला कर लिया, माल तो पहुंचाना था, ये हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब कोई जल्दी नहीं थी। अगले दिन हम वर्दापुर पोर्ट पहुंचे। हम लगभग 12 घंटे लेट थे। सेठ हम पर बहुत चिल्लाया। उसने हमारा हिसाब करते वक्त इनाम तो दूर, डीजल के पैसे भी काट लिए, लेकिन हमें उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। हमने चुपचाप अपना पैसा लिया और वहां से निकल लिए। वापसी का सफर बहुत शांत था। हम उसी हाईवे से लौटे जिस पर दुनिया चलती है। घर पहुंचकर मैंने अपनी बचत के पैसों से बाबूजी के लिए वो व्हील चेयर खरीदी। जब मैंने उन्हें उस पर बैठाया तो उनकी आंखों में जो सुकून और खुशी थी वो दुनिया के किसी भी इनाम से बढ़कर थी। उस दिन मुझे समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। उस रात मैंने पहली बार अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति को उठाया और उसे अपने माथे से लगाया। मां सही कहती थी, वो संकट मोचन है। उस दिन से वो मेरे लिए सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि मेरा विश्वास बन गए। मैंने और दीपक ने उस घटना के बारे में फिर कभी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन हम दोनों जानते थे कि उस रात ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया था। हमने एक दूसरे से एक अनकहा वादा किया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मजबूरी आ जाए, हम कभी लालच में आकर कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे। हम हमेशा अपने विवेक और बड़ों की चेतावनियों पर भरोसा करेंगे। आज भी जब मैं ट्रक लेकर लंबे सफर पर निकलता हूं तो कभी कभी रात के अंधेरे में मुझे कालिया वासनी केमिकल्स का वो जंग लगा गेट और वो खाली आंखें याद आ जाती हैं। मेरा शरीर कांप उठता है। सड़कें सिर्फ डामर और गिट्टी से नहीं बनती, वे अनुभवों, यादों और कभी कभी अनकहे रहस्यों से बनती हैं। सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, वे हमें जिंदगी के सबक भी सिखाती हैं। और उस रात शिवपुरा केमिकल वर्क्स के रास्ते ने मुझे जो सबक सिखाया वो मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।